Hello everyone, welcome to my channel. It's Kritika. In the last previous video, we have discussed what type of the hearing impairment, what are the kind of the hearing impairment, and now we are going to discuss about the causes of hearing loss and auditory pathway. So in this video, we are going to learn about what are the major causes of hearing loss. So let's move further. So first one is conductive hearing loss. That means conductive causes. We have learned about the conductive hearing loss and the causes. Our first one is otitis media. First of all, we should have to know that what is conductive causes. Conductive hearing loss occur when the sound cannot pass efficiently through the outer ear or middle ear. जब कभी भी साउंड जो है आउटर और मिडिल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनर ईयर तक वो नहीं पहुंच पाती है. दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द कंडक्टिव कॉजेज. सो इन दिस first one is otitis media. One of the most common cause is otitis media, which means middle ear infection. Otitis media का meaning यही होता है कि middle ear में infection है. It is very common in the children. Causes fluid accumulation behind the eardrum. Basically eardrum के पीछे क्या होगा, ज़्यादातर fluid इकट्ठा हो जाता है उस वजह से. Due to the infection, fluid collect behind the eardrum, reducing the movement of eardrum and ossicles. As a result, sound transmission become weak and temporary hearing loss may occur. So basically, इन्फेक्शन के कारण जो होता है ना, ईयर ड्रम के जो पीछे फ्लूइड है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम जो है और ऑसिकल्स, हमने 3 बोन्स पढ़ी थी ईयर वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर. तो जो 3 बोन होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में. दैट इज़ वाई ओटाइटिस मीडिया विल हैपन. तो पहला रीज़न है ओटाइटिस मीडिया. बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस आर टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होते हैं. फिर है यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन, प्रिवेंट प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द मिडल ईयर. सेकेंड वन इज अदर कॉज इंक्लूड बेसिकली मिडल ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है. और प्रिवेंट प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द मिडल ईयर कॉज प्रेशर इम्बैलेंस एंड हियरिंग डिफिकल्टी. बेसिकली क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है मिडल ईयर में, इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है कान के ऊपर किसी भी चीज़ में. जैसे अगर बहुत ऐसी जगह चले गए हो आप जहाँ पर प्रेशर कान पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो इम्बैलेंस और हियरिंग डिफ़िकल्टी होती है. इसे कहते हैं क्या, यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ऑटोस्क्लेरोसिस. अदर कॉज इंक्लूडिंग ऑटोस्क्लेरोसिस एंड ऑसिकुलर चेन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसे कभी कभार. ऑस्टियोक्लोरोसिस इज़ अ मिडल ईयर, जो हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप ही एबनॉर्मल बोन की जो ग्रोथ हो जाती है उसकी वजह से होता है. बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाती है कान के अंदर. जहाँ 3 ऑलरेडी बोन है वहाँ पर ही एक एक्स्ट्रा बोन का उग जाना या हो जाना, निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टोस्क्लेरोसिस. प्रिवेंट एफिशिएंट साउंड ट्रांसमिशन, यानी कि इससे जो साउंड है वो धीरे से ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, रोक दी जाती है. कॉजेज प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी कि प्रोग्रेसिव है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है प्रॉब्लम अगर इसे टाइमली ना देखा जाए. जो भी कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशंस जो थी वो मिडिल ईयर्स की थी. तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस समझ आ गया. ऑटोस्क्लेरोसिस जो है बेसिकली बोन से रिलेटेड है. इसमें अगर एक्स्ट्रा बोन निकल आए, जहाँ पर ऑलरेडी 3 बोन है वहाँ पर एक छोटी सी बोन और प्रोग्रेस हो जाए, या फिर उन्हीं 3 बोन्स में थोड़ा सा भी पार्ट और बढ़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोस्क्लेरोसिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरल कॉजेज. बेसिकली सेंसरी न्यूरल कॉजेज के अंदर क्या है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेंसरी न्यूरल लॉसेज. हियरिंग लॉस अकर ड्यू टू द डैमेज टू द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व्स एंड इट्स यूजुअली परमानेंट. बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, ये परमानेंट होती है, दैट इज़ अ परमानेंट इन द नेचर. सो इसका फर्स्ट कॉज है डैमेज टू हेयर सेल्स. हेयर सेल्स इनसाइड द कॉक्लिया मे बी डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर. जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं. उसके बाद और भी रीज़न होता है. फर्स्ट एक और रीज़न है, क्या है हमारा, एजिंग का. प्रीवाइकोसिस, ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन का हो जाना, कीमोथेरेपिकल ड्रग्स, जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से होता है. ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं. बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हेयर सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. इनसाइड द कॉक्लिया दे आर द टाइनी सेंसरी सेल. आपको पता होगा छोटी छोटी टाइनी सेंसरी सेल्स होती हैं. These cells can be damaged by excessive noise explosion, aging और octotoxin medicines. Loud noise और बढ़ती उम्र, प्रीबायोसिस, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ना लाइक हाई पावर की हो सकती हैं, कान की जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं, उस वजह से होता है ये.
अब सेकंड जो कॉज है वो है जेनाइटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर कह सकते हैं इसको। म्यूटेशन इन द GGB2 जीन्स कॉनिक्स N26 आर द अमंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस। अब देखो समझो, जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर जीन्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए, और जीन नंबर भी दे रखा है, कौन सा है, GJB2 जीन, इसे कॉनिक्स N26 भी कहा जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने HI से की हुई है उन्हें इसके बारे में पता भी होगा, तो ये बहुत कॉमन कॉज है, ठीक है। सो ये चीज़ समझ आ गई। सम चिल्ड्रंस आर बॉर्न विद हियरिंग लॉस ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन। बेसिकली जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा ही इसके मतलब इस प्रॉब्लम के साथ होते हैं। नेक्स्ट वन है प्री नेटल इन्फेक्शंस। अब देखो, हेयर आर सम लाइक इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकते हैं। इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज रुबेला, और एक और लिखा है साइटोमेगलोवायरस, आई थिंक, हाँ साइटोमेगलोवायरस, ये एक वायरस है और एक रुबेला करके एक वायरस होता है। इन दोनों ही वायरस से क्या होगा, प्री नेटल इन्फेक्शंस होते हैं। सर्टेन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द मे इफेक्ट फीटल हियरिंग, यानी कि जो बच्चा पेट में है वहीं पर उस बच्चे की जो हियरिंग है उसकी प्रॉब्लम का इफेक्ट हो जाना होता है। किसकी वजह से होता है, वो रुबेला, और दूसरा एक वायरस है साइटोमेगलोवायरस करके एक वायरस है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है प्री नेटल इन्फेक्शन, यानी कि पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन हैं ये ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओके, फिर आगे है प्री मैच्योरिटी। अब प्री मैच्योरिटी का मीनिंग क्या होता है समझ लेते हैं। प्री मैच्योरिटी का मीनिंग होता है कि बच्चा टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाना, या मतलब पैदा हो जाना एक तरह से। प्री मैच्योर बेबीज हैव अ हायर रिस्क ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ड्यू टू द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम। अगर बच्चा टाइम से पहले ही उसका बर्थ हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, 36 to 40 वीक्स होते हैं, लेकिन अगर उससे पहले ही बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है 7 मंथ में, या फिर उससे पहले या 8th मंथ में, तो इससे क्या होगा, ऑडिटरी जो सिस्टम है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता। प्री मैच्योर बेबीज आर एट ए हायर रिस्क बिकॉज ए ऑडिटरी सिस्टम विल नॉट बी फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद आपको दूसरा दिखा हुआ है, सो अभी हम 5th वाला देखेंगे, तो यहाँ पर है मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, ये दो हैं। दिस इन्फेक्शन में डैमेज द कॉक्लियर एंड ऑडिटरी नर्व्स लीडिंग परमानेंट हियरिंग लॉस। ये दो इन्फेक्शंस ऐसे हैं, कौन कौन सा नाम क्या है, मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, मे भी हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, लेकिन एक बार इसको देख लेना। तो ये दोनों इन्फेक्शन जो है कॉक्लियर और ऑडिटरी नर्व्स को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकते हैं, जिससे परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। आप इसके नोट्स बना लेना प्लीज़। आगे लास्ट सेकेंड है ये ऑडिटरी नर्व्स एंड सेंट्रल ऑडिटरी पैथवे, ठीक है। सो नाउ ऑडिटरी नर्व्स एंड सेंट्रल ऑडिटरी पैथवे। द ऑडिटरी नर्व्स ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व्स, ब्यूलोकॉक्लियर नर्व्स, इसको क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स को वेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व्स भी कहा जाता है, काफ़ी बड़ा एक नाम है ये, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ऑडिटरी नर्व्स को ये भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, इसे कार्य नर्व्स 8 नंबर से डिनोट किया गया है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं कॉक्लिया के थ्रू ब्रेन को। कॉक्लिया जो है वो ब्रेन तक इसके ही थ्रू क्या भेजा जाता है, सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जिससे साउंड को रिसीव कर पाता है ब्रेन आराम से। लेकिन ये जो ऑडिटरी पैथवे है इसमें प्रॉब्लम हो जाना, यानी कि जो नर्व्स है उसमें ही प्रॉब्लम होना। कॉक्लिया अपना काम अच्छे से कर रहा है और ब्रेन भी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके बीच जो नर्व्स है, नर्व्स से यहाँ तक जो मैसेज है वो पहुँच ही नहीं पा रहा। दैट इज़ द मेजर कॉज। सो इसमें कुछ एग्जाम मतलब वो दे रखे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहला है कॉक्लियर न्यूक्लियस, सुपीरियर ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियर कॉलिकस, मेडिकल जेनिकुलेट बॉडी, इसे थैलेमस कहते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लॉब्स। द ऑडिटरी कॉर्टेक्स इंटरप्रेट साउंड इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज स्पीच, म्यूजिक एंड एनवायरमेंटल। बेसिकली ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारे आसपास की जो साउंड है उसको रिकॉग्नाइज हेल्प करता है हमें पहचानने में किस चीज़ का म्यूज़िक है, किस तरह की साउंड है एनवायरनमेंट में आसपास, वो सारी ही चीज़ें। अगर इन सब के बारे में देखा जाए तो हेयर आर द कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट। कुछ कॉम्पोनेंट मतलब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और गूगल पर भी मिल जाएगी।
बेसिकली ये अलग अलग पार्ट हैं हमारे ईयर के जिनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। ये ब्रेन का कुछ हिस्सा है या अलग अलग पार्ट्स हैं जिनकी वजह से अगर इनमें डैमेज हो जाए तो हमारे ब्रेन तक जो कॉक्लियस इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लास्ट वन इज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि इससे क्या होता है, इसमें हमारा जो ईयर है वो ठीक से वर्क कर रहा है, इसमें हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, ब्रेन में। जो भी साउंड या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं ब्रेन तक, जो ब्रेन है उसको वो प्रिसीव ही नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्या मैसेज आ रहा है। इन द CAPD पेरिफेरल हियरिंग इज़ नॉर्मल, हियरिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। द ब्रेन कैन नॉट process auditory information efficiently. Individual have difficulty understanding each space is noisy. यानी कि जब कभी भी नॉइजी एरिया एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएगा, डिस्टिंक्श मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा अलग अलग साउंड में, डिस्टिंग्विश सिमिलर साउंड्स, वो सिमिलर साउंड्स में ना एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी उसको और वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा सब में, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और है, सामान जो नॉर्मल इसमें जिस भी बच्चे को CAPD हो तो जो पर्सन है वो आराम से सुन तो लेगा, लेकिन जो ब्रेन है ना वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जो भी साउंड उसके तक आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब कंक्लूजन है, लास्ट है। टू कंक्लूड, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मेनली अफेक्ट द आउटर एंड मिडल ईयर। बेसिकली बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमने पढ़ भी ली। कंडक्टिव में ये टेम्परेरी होती है और जो सेंसरी न्यूरल है वो परमानेंट होती है। इसको हमेशा उससे सर्जरी से ठीक किया जाएगा ज़्यादातर, बेसिकली सही किया ही नहीं जाता। ये सेंसरी हियरिंग ये बेसिकली परमानेंट होती है हमेशा, बट कंडक्टिव वाली जो है वो मेडिसिन और सर्जरी के थ्रू ठीक हो सकती है, और इसके अंदर हम जो हियरिंग एड्स हैं उनके थ्रू उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ANSD के अंदर हमने पढ़ा था जो सिग्नल्स हैं वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो वायर है, एक तरह से वायर ही मान लो, जो ऑडिटरी नर्व्स है वो उस वायर का काम कर रही है, जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं पा रही। CAPD में प्रॉब्लम हियरिंग इम्पेयरमेंट की है ही नहीं, प्रॉब्लम है ब्रेन में। जो ब्रेन है जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा, उसको ठीक से डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। ये एक सेंसिटिव इशू होता है, इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम है। Early identification, appropriate intervention, hearing aids, cochlear implant and auditory rehabilitation significantly improve communication and quality of life. यानी कि अगर आप टाइमली बच्चों को इंटरवेंशन ना मिले, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ना मिले, हियरिंग एड्स की हेल्प से बच्चों को ना मिले टाइम पे, कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाए, तो हो सकता है वो बच्चा जो है अच्छी लाइफ जी ले। टाइम पर अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप उसे टाइम पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दोगे तो हो सकता है उसकी लर्निंग इफेक्ट ना हो और वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही क्लास में पढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, और ना उस बच्चे ने खुद से वो चीज़ की होगी। कोई भी पर्सन है या फिर चाइल्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार वो खुद नहीं हुआ होगा जानबूझकर, उसको अपने आप से हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी उसके साथ। तो उन बच्चों को नॉर्मल समझ के हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को हमेशा से प्रमोट करना है अपनी क्लास में। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी क्लियर नहीं होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। कुछ जो टर्म्स थी इसके अंदर वो एनाटॉमिकल थी। एनाटॉमिकल जो टर्म्स होती हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी से गलती हुई होगी। देन प्लीज़ काइंडली अवॉइड दोज मिस्टेक्स ऑफ माइंड। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई और ट्राई टू लाइक ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इन द अपकमिंग वीडियोज़। ओके, आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करूँगी इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो हियरिंग इम्पेयर्ड से DED और या फिर BEd कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।